सुमन, जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। न जाने क्या करती रहती हो, तुम्हारा तो काम ही खत्म नहीं होता। प्रदीप ने आवाज लगाई तो सुमन जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक करके किचन से लगभग दौड़ती हुई बाहर आई। सॉरी प्रदीप, आज सुबह नींद ही नहीं खुली, जल्दी थोड़ा लेट हो गई। तुम्हारा तो रोज का है, प्रदीप ने गुस्से में जवाब दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सुमन बुझे मन से वहीं खड़ी प्रदीप को जाते हुए देखती रही। काश कि प्रदीप एक बार ऑफिस जाते हुए मुड़कर देख ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुमन अपने मन को समझाते हुए अंदर आ गई और बच्चों के स्कूल जाने की तैयारियों में लग गई। बच्चों के जाने के बाद वो घर की साफ सफाई और बाकी के काम करती थी। आज घर की सफाई करते करते वो आईना साफ कर रही थी कि उसने अपने आप को देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद आईना देख रही हो। कभी घंटों तक वो आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करने वाली आज खुद को ही पहचान नहीं पाई। सूनी आंखें जिसके नीचे काले घेरे हो गए हैं, रूखा चेहरा जिस पर ध्यान नहीं देने से आने वाली झुर्रियां उसे उम्र से अधिक बड़ा बताने लगी थी। उसके सुंदर घने काले लंबे बाल जिससे कभी सुमन को इतना प्यार था कि उसे घंटों सवारा करती, आज अपने आप को आईने में देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जिसके लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया उसकी नजरों में मेरी कोई अहमियत है ही नहीं। सुमन का मन अतीत के उन गलियारों में भटकने लगा जिसमें सुमन की हंसी, खिलखिलाहट, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, उनके साथ घूमना, अपने पसंद के सारे काम करना जिसका उसे मन करता था। उसका सुंदर रूप देखकर दादी हमेशा कहती, तू तो चांद का टुकड़ा है लाडो, तुझे जो वर्कर ले जाएगा वो बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। पढ़ लिख कर हमेशा अपना एक नाम, एक वजूद बनाने की चाह न जाने कब और कहां खो गई। इन जिम्मेदारियों के बीच आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सुमन तो कब की मर चुकी है, ये तो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश है। सब कुछ खोकर भी कुछ न होने का कांटा सा उसे चुभने लगा। तभी फोन की कर्कश ध्वनि सुमन को वर्तमान में ले आई। उसने फोन में देखा प्रदीप की फोटो उसमें चमक रही थी सुंदर मुस्कान के साथ। उसने फोन उठा लिया और जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज आई, इतनी देर क्यों लगाती हो फोन उठाने में सुमन, क्या कर रही थी? जी वो, अच्छा सुनो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं तो उनके लिए भी डिनर बना लेना और मैंने कुछ सामान भेजा है उसे ले लेना, ठीक है? इतना कहकर प्रदीप ने फोन काट दिया। सुमन कुछ देर फोन को देखती रही और फिर तैयारियों में लग गई। बच्चों को जल्दी डिनर कराकर उसने बच्चों को रूम में भेज दिया और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होकर वो जैसे ही आई कि बाकी के सारे काम कर लूं, तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो प्रदीप थे। सुमन को देखते ही वो बोले, तुम कहीं जा रही हो क्या सुमन? नहीं तो, आपने ही तो कहा था कि मेहमान आने वाले हैं डिनर के लिए, इसीलिए चेंज कर लिया। सुमन, तुम्हें उनके साथ बैठना तो है नहीं, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्रदीप कहते हुए रूम में चला गया। सुमन समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कहे। बालों का जूड़ा बना, कमर में साड़ी का पल्लू लपेटकर वो फिर से किचन में लग गई। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट भी आ गए। फिर सबका नाश्ता और औपचारिक मुलाकात के बाद सुमन डिनर की टेबल लगाने लगी। सभी खाने का आनंद ले रहे थे और गपशप कर रहे थे कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की बात छिड़ गई। उनके कपड़े, उनके श्रृंगार और उनके चाल चलन का न जाने क्या क्या चर्चा का विषय होने लगा। एक ने कहा, लड़कियों को ऑफिस में काम ही नहीं देना चाहिए, वो घर के काम ही करते हुए ठीक लगती हैं। तभी प्रदीप ने कहा, सही कह रहे हो, उन्हें जितना बांध कर रखो उतना ही समाज सही रहेगा और क्राइम कम होगा। मुझे तो पहले का ही रिवाज ठीक लगता है। घूंघट करके जब औरतें रहती थी और घरों से बाहर भी नहीं जाती थी, और जब जाती भी थी तो किसी के साथ जाती थी। अब बाहर निकलकर वो औरतें कौन सा तीर मार लेती हैं। आज भी तो घर का सारा भार हम पुरुष ही उठाते हैं, तो क्या जरूरत है ये सब महिला सशक्तिकरण का नाटक करने का? फिजूल का सबका दिमाग खराब कर रखा है। आज सुमन को प्रदीप के विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिंदा भट्टी में उसे झोंक दिया है। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी सा फटने लगा और वो अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि बात सिर्फ उसके अपमान की नहीं थी, बात समस्त स्त्री जाति के सम्मान की थी।
बड़े सुंदर विचार हैं तुम्हारे और तुम्हारे इन दोस्तों के भी। तुम लोगों को लगता है कि हम औरतें करती क्या हैं? काश तुम लोग ये समझ पाते कि औरत ईश्वर की सबसे खास रचना है। तुम लोगों को जरा सी चोट लग जाए या एक हड्डी टूट जाए तो इतना चिल्लाते हो। काश वो दर्द महसूस कर पाते जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं जो 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर दर्द होता है। उस पर यह सुनने को मिलता है कि औलाद पैदा करके कोई महान काम नहीं किया तुमने। कभी उसे घर से निकाल देने की तो कभी उसे तलाक देने की धमकी देते हो। और अगर तुम्हें इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके माँ बाप को बुलाकर उन्हें जलील करते हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि औरत कोई खिलौना है जिसे जब चाहा खेला और तोड़कर फेंक दिया? प्रदीप, सिर्फ औरतें ही शादी के समय दान में क्यों दी जाती हैं, मर्द क्यों नहीं? क्योंकि मर्दों में दूसरे का घर बसाने की शक्ति है ही नहीं। औरत अपनी कोख से बड़े बड़े वीर पीर पैगंबर पैदा करती है, फिर भी ये पुरुष समाज कहता है कि औरत नरक का द्वार है। उसे जन्म से चुप रहना और सहना सिखाया जाता है। जहां उसने अपने सम्मान और इज्जत के लिए आवाज उठाई, वहीं उसे पति से मार खानी पड़ती है। काश कि तुम लोग समझ पाते कि औरत क्या है। काश औरतों को तुम लोगों की तरह छल करना आता तो आज इस तरह तुम यहाँ बैठकर बातें नहीं बना रहे होते। तुम जैसे खोखले विचारों वाले लोगों के बीच खड़े होने में भी मुझे घुटन सी हो रही है। कहते हुए सुमन लॉन की खुली हवा में सांस लेने चल दी। प्रदीप और उसके दोस्त वहीं सिर झुकाए शर्म से बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्हें किसी ने आईना दिखा दिया और वो आईने में अपना चेहरा ही नहीं देख पा रहे थे। दोस्तों के जाने के बाद प्रदीप सुमन के पास आया और उसने सुमन से अपने दोस्तों और अपनी तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगी और सुमन से कहा कि सुमन, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारी बातों में आज मैंने तुम्हारे अंदर के खालीपन को महसूस किया, जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह मैं हूँ। एक पति के होते हुए अगर पत्नी को घर में खालीपन और उदासी महसूस होना, तो उस पति का होना ना होना बराबर है। शादी के बाद से तुम्हारी आंखों का सूनापन और तुम्हारे चेहरे की उदासी पता नहीं क्यों मैं देख नहीं पाया। लेकिन सुमन, मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी उदासी और तुम्हारे दुख का कारण जिंदगी में मैं कभी नहीं बनूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।